हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो केमिस्ट्री का VVI 200 लघुत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा था, उसका भाग तीसरा है। इससे पहले भाग 1 और 2 करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज का तीसरा वीडियो का 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को, अब यस्क क्या है तो कल बताए थे कि यस्क को या खनिज को ज़मीन से खून कर निकाला जाता है। खनिज जो होता है उससे धातु बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जो यस्क होता है उससे धातु बनाने में कम खर्च लगता है। तो जब ज़मीन से खोज कर निकाला जाता है यस्क को, तो उसे वायु की उपस्थिति में वात भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी को भर्जन कहते हैं। यानी ज़मीन से खोद कर जब यस्क को निकाला जाता है तो इससे धातु बनाने के लिए इसे वात भट्ठी में पिघलाया जाता है। तो जब आप पिघलाइएगा, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जल जो है वाष्प बनकर यानी भाप बनकर उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। इसे ही भर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निस्तापन क्या है। तो जब यस्क को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है तो भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन निस्तापन में, क्वेश्चन निस्तापन पूछ रहा है, इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति का मतलब बिना हवा के, यानी कि हवा उपस्थित नहीं है। जो उपस्थित रहता है उसे उपस्थिति और जो नहीं रहता है उसे अनुपस्थिति कहा जाता है। तो निस्तापन में वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को वायु की अनुपस्थिति में यानी बिना हवा के गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निस्तापन कहते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 10, 11, 14 में जितना इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। टिंडर प्रभाव क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, मान लीजिए कि यहाँ इसमें कोई विलयन है, कोई कांच का गिलास है, इसमें विलयन है, मान लीजिए दूधे हैं, कोलाइडी विलयन दूध भी है। इसमें जब प्रकाश मारिएगा तो इसके कण द्वारा प्रकाश जो है इधर उधर छितर आ जाता है, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, यानी जिधर यहाँ जाएगा लाइट वह दिखाई देने लगता है। इसे टिंडर प्रभाव कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ नमक और पानी का विलयन है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यहाँ भी विद्युत अपघट्य विलयन हो गया। इसमें 1 एम्पियर की धारा, मान लीजिए इसमें हम लाइट तार जो दे रहे हैं बिजली का, इसमें करंट दे रहे हैं, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती हैं तो इलेक्ट्रोड पर, इसमें 2 रड रहता है, जो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उस पर इसमें का कण एक जगह जमा होने लगता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसमें 2 रड होगा, जो एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। आगे दिया है कि प्राथमिक सेल क्या है, तो यहाँ भी पहले क्वेश्चन सहित कराए हैं। जो निपो बैटरी होता है वह प्राथमिक सेल होता है, क्योंकि प्राथमिक सेल को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, यानी उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बैटरी होता है मोबाइल में या कुछ ऐसा आजकल लाइट आया है जिसे चार्ज आदमी कर लेता है, फिर उसमें जो सेल लगा होता है, सेल क्या, किसे बैटरी को ही सेल कहते हैं, उसे द्वितीय सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल निपो बैटरी एक इसका उदाहरण है।
प्राथमिक सेल वो ऐसा सेल है जिसमें रिडक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, यानी एक ही बार वह चार्ज होता है और उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल निपो बैटरी को कहा जाता है या मरकरी, यह सब प्राथमिक सेल हैं। इसे एक बार यूज करके आदमी फेंक देता है। आगे है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। यानी सर जो भी हम दाल चावल रोटी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसे पचाने में एंजाइम का बहुत बड़ा भूमिका होता है। एंजाइम नहीं रहेगा तो जल्दी नहीं पचता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आदमी खाना खा लेता है जो नहीं पचता है तो फिर उल्टी कर देता है। अगर एंजाइम का कमी रहेगा तो क्या होगा, पचबे नहीं करेगा खाना। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी आदमी खाना खा लेता है तो क्या हो जाता है, गैस बना देता है, यानी कि वो अच्छा से पचता नहीं है, उसमें एंजाइम की कमी हो जाती है। तो एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल वही जैव बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनर्वृत्ति इकाइयों के मिलने से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। जैसे आप लोग आरएनए और डीएनए सुने होंगे। आरएनए और डीएनए में क्या होता है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, आरएनए और डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि आरएनए और डीएनए में कौन सा अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौंथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग समझिए कौंथनांक क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे कौंथनांक कहते हैं। और एक होता है जमांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू कर देता है। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमकर बर्फ़ बन जाता है, और जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है तो उसे कौंथनांक कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उसे कौंथनांक कहते हैं। तो कौंथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं, तो किसी द्रव का कौंथनांक, कौंथनांक मतलब क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। जैसे पानी को खौलाइएगा ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाह बनने लगता है। तो किसी द्रव का कौंथनांक वह ताप जिस पर वह उसका वाष्प दाब, जो भाप निकलता है उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कौंथनांक उन्नयन कहलाता है। जैसे नीचे हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, T2 - T1, जहाँ क्या है T2 है जो घोल का कौंथनांक है, यानी कितना डिग्री पर घोल खौलने लगेगा, और T1 जो है शुद्ध जल का कौंथनांक है। आगे देखते हैं 29 नंबर, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो धातु तथा उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विद्युत धारा विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब आयन क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये नमक है NaCl, इसमें जब धारा प्रवाहित करिएगा तो 2 भाग में टूट जाएगा। इसका Na जो है प्लस में टूटेगा और जो Cl है वह माइनस में टूट जाएगा। इसी को तो आयन कहते हैं। ये भी एक आयन हो गया, ये भी एक आयन हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। तो इसके बीच में जो क्या होता है, इसके बीच में जो विभवांतर होता है धारा प्रवाहित करने के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोड विभव, उसी को कहा जाता है। यानी धातु तथा उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। अब अभिकारक क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो ये भाग लेता है अभिक्रिया में उसको कहते हैं अभिकारक, और इसको कहते हैं प्रतिफल। इसको कहते हैं अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो बनता है नया उसको कहते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक के बीच, इस कार्बन के बीच कुछ ऊर्जा होगा, ऑक्सीजन के बीच भी कुछ ऊर्जा होगा, तभी ना ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसके पास जो ऊर्जा होता है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा है,
पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसका केवल हम क्वेश्चन ही कराएंगे। ऐसे बहुत सारे लड़कों ने जो क्वेश्चन बैंक होता है या गेस पेपर होता है, उससे बहुत सारे लड़के याद कर लेते हैं, या जहां आप क्लास किए हैं वहां से भी इस क्वेश्चन को अटेंड करके आप अपना एक अलग नोटबुक बनाकर इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है, लगभग आपसे 15 नंबर का पूछा जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो अगर इस वीडियो में जो भी प्रश्न है उसको आप कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला आप लोगों को क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है अच्छा से। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करना है। आप देख सकते हैं 15, 16, 12, 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग अपने क्लास जहाँ किए होंगे वहाँ से पढ़े होंगे, तो बहुत शॉर्टकट में कोई भी टीचर पढ़ा देता है। अगर आपके पास यह क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, इस पर हम एक वीडियो भी बना देंगे इसके आंसर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करना है। इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, लोहा के निष्कर्षण, यानी लोहा के 2 यस्कों के नाम, यानी यस्क जो होता है उससे लोहा बनाया जाता है। तो यही दूसरा क्वेश्चन है, लोहा के यस्कों के नाम, यानी 2 यस्क का नाम लिख देना है। जैसे हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है लोहा का, इसका 2 नाम लिख देना है। यस्कों से लोहा बनाने की विधि का वर्णन करें तथा रासायनिक समीकरण भी लिखना है। इसमें समीकरण का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप इसका जो थ्योरी है वह नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप रिएक्शन दिखा दीजिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या, लोहा के निष्कर्षण, आप लोग अपने अलग से नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस पर भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा के 2 यस्कों का नाम लिखना है और लोहा के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करना है और उसका समीकरण लिखना है। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के यस्कों के नाम, जिसे बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम के क्या यस्कों के नाम लिखे तथा एल्युमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। यहाँ भी 13, 15, 16 में और 22 में पूछा जाएगा। 22 के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन यह 5 नंबर में पूछा जाता है। यह बनाना बहुत ज़रूरी भी होता है, खास करके यहाँ जो थ्योरी होता है वह लड़का नहीं लिख पाता है, जिसके कारण क्रॉस लग जाता है। तो आप 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो सब क्वेश्चन को आपको अच्छा से आना चाहिए। इसको आप अच्छा से नोटबुक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह भी 17, 13, 15 में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। यानी क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उस विधि का वर्णन करना है। और प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि को भी लिखें, यानी एनिलीन बनाने की विधि को भी लिखना है और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को भी लिखना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछा जाएगा। इस पर भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं, 7 नंबर है,
डीएनए और आरएनए में अंतर स्पर्श करना है। डीएनए और आरएनए में लगभग 5 ठो अंतर, मिनिमम 5 ठो अंतर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछा जाता है। डीएनए और आरएनए यह आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परिवर्तन करेंगे, यानी परिवर्तन करने वाला, कन्वर्जन करने वाला भी देता है, व्हाट हैपन वाला। तो 8 का ए में है, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, यानी मिथाइल एमीन कैसे बनाएंगे, यानी इथाइल अल्कोहल से मिथाइल एमीन कैसे बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करना है या इसके विधि का वर्णन करना है, समीकरण भी लिखना है। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या व्हाट हैपन वाला भी आता है कि क्या होता है जब मान लीजिए तप्त नली से सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है, या जो क्लोरोफिल होता है वह सूरज के प्रकाश से रिएक्शन करता है। इस तरह क्वेश्चन जो व्हाट हैपन वाला आता है वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, इथाइल अल्कोहल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सब आप लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन, या क्वेश्चन पूछता है और अधिकांश लड़का क्या कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। तो आप लोग पहले से बस इतना ही क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है। इथाइल अल्कोहल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिलीन को या एसिटिक अम्ल को या एसीटोन को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विधि को डिटेल्स में वर्णन करना है। और एक और था, डाई इथाइल ईथर। और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को समीकरण देकर लिखें, यानी सबका इसका समीकरण लिखना है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, किस तरह इसका रिएक्शन होगा। बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। बेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है, इसके बारे में लिखना है। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन हम करा दिए हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में अंतर भी हम करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डिटेल्स में जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का कितने वर्गों में वर्णन किया गया है, उस पर भी एक वीडियो हम बना दिए हैं, उसी वीडियो में है। और ए वाला जो रिएक्शन है, इस पर भी उसी वीडियो में यह भी क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आप किसी टीचर से नहीं पढ़े हैं पहले से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से 3 क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास इस सब का आंसर नहीं है तो इस पर भी एक वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। तो इतना अगर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारा लाखों क्वेश्चन हो जाएगा अगर क्वेश्चन करिएगा तो, लेकिन यह 10 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है वह केमिस्ट्री में लगभग इसमें आ जाएगा। लगभग 3-4 लिखना ही होता है, 5-5 नंबर का 3 ठो लिखना है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो लगभग दीर्घोत्तरीय प्रश्न सारा बन जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि प्रूफ के साथ यह वीडियो हम लेकर आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यह 11, 15, 18, 17, 13 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है, और 22 के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर भी देख सकते हैं, या मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। इसलिए 90% लाना है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूलारता और मूललता में क्या अंतर है। मूलारता और मूललता में क्या अंतर है। इसे क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, मूलारता और मूललता में क्या अंतर है। इसका फर्स्ट अंतर, इसका डिफिनीशन ही आप लिख सकते हैं। एक तरफ लिखिएगा मूलारता और एक तरफ मूललता। तो मूलारता का जो डिफिनीशन होता है, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर घोल में कुछ भी का आप घोल बना लीजिए, चीनी पानी का बना लीजिए, पानी अल्कोहल का बना लीजिए, कुछ भी का घोल बना लीजिए, तो 1000 मिलीलीटर, या इसको बोल सकते हैं कि 1 लीटर
घोल में घुले मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं और उसकी शक्ति कहलाती है। यहाँ मोलार्ता उसकी शक्ति को बताता है। और दूसरा है 1000 ग्राम, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ ग्राम है, या 1 किलोग्राम घोल में घुल लेके मोलों की संख्या को मोलार्ता की, ये भी उसके शक्ति को बताता है। मोलार्ता में उसकी कहलाती है, यानी उसकी शक्ति कहलाती है। छूट गया है, किसी भी घोल के यह बताता है शक्ति को। दूसरा लिख सकते हैं मोलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको टेम्परेचर दीजिएगा तो वह फैलने लगेगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर आप जब टेम्परेचर डालिएगा तो वो फैलने लगेगा, गर्म होने लगेगा। बर्फ़ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर करिएगा तो वह पिघलने लगेगा। तो जो मोलार्ता है वह ताप का प्रभाव पड़ता है, मोलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मोलार्ता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई पत्थर है, पत्थर को आप गरमा रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वही प्लास्टिक है उसको गरमाइएगा तो उसके आकृति आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने लगेगा। तो यही बोल रहा है कि मोलार्ता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, मोलार्ता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और मोलार्ता की इकाई मोल प्रति केजी होता है, यानी कि इसको केजी में और इसको लीटर में मापा जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, 11, 15, 16, 18 और 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रासरण दाब को परिभाषित करें, यानी कि प्रासरण दाब क्या होता है। तो जब घोल और घोलक को अर्धपरागम्य झिल्ली से अलग अलग रखा जाए तो घोलक से घोलक कण अर्धपरागम्य झिल्ली को प्रवेश करने लगते हैं। यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है, यह भी क्वेश्चन आगे हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली वैसे झिल्ली होता है जिसमें किसी विलयन को प्रवेश कराइएगा तो कुछ भाग अंदर बाहर जा पाएगा और कुछ भाग नहीं जा पाएगा, इसी को कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। एक प्रकाश चैप्टर में पढ़ना है अर्धपरागम्य पदार्थ क्या होता है। वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आधा पार हो और आधा न पार हो, वैसे ही ये झिल्ली होता है। इसमें जो भी विलयन होता है इसे आधा पार होता है और आधा पार नहीं होता है। तो जब घोल और घोलक के अर्धपरागम्य झिल्ली से अलग अलग रखा जाए तो घोलक से घोलक कण अर्धपरागम्य झिल्ली को प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए घोल पर जो दाब डाला जाता है, यानी कि जो प्रेशर डाला जाता है, उस दबाव को ही प्रासरण दाब कहा जाता है। यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली से कोई विलयन पार ना हो, इसके लिए उस पर एक प्रेशर डाला जाता है, यानी कि दाब डाला जाता है, उसी को प्रासरण दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्षित अवनमन नियम को व्याख्या करें। तो यही 12, 15, 16 में यह दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद 2008 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, और 22 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो किसी तनु घोल के लिए घोल के वाष्प दाब को सापेक्षित अवनमन तुल्य के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तनु विलयन क्या होता है, तो एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। सांद्र का मतलब मोटा, यानी कि विलयन वह मोटा हो, और तनु का मतलब विलयन जो हो पतला हो। आगे इसमें और लिख सकते हैं जो घुल्ले के ग्राम अणु मोल में n हो और घोलक के ग्राम अणु n हो, तो इसको आप लिख सकते हैं PO माइनस PS बराबर बड़ा N प्लस छोटा n। इसका यह सूत्र होता है, इसको भी नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अर्धपरागम्य झिल्ली क्या है। जैसे कि बोले थे कि अर्धपरागम्य झिल्ली भी, इसका भी डिफिनेशन पूछ लेता है कि अर्धपरागम्य झिल्ली आखिर होता क्या है। यहाँ भी क्वेश्चन 12, 15, 19 में पूछा गया है। वैसे झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक
अब विलायक का विलयन आप लोग को इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें भी समझा चुके हैं कि विलयन बनाने के लिए जो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए चीनी अब प्लस पानी को अब विलयन बना रहे हैं, तो चीनी जो होगा विल्य होगा, यानी कि कम जो होता है उसको विल्य कहते हैं और जो ज़्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं, विलायक। और जो बनता है उसको कहते हैं विलयन। जो कम होगा तो चीनी जो होगा विल्य हो जाएगा, अब पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे विलयन। तो वैसे झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु गति करते हैं, केवल विलायक के अणु, विल्य के अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें। यहाँ भी 12, 16, 17, 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 के लिए इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें तो जब किसी घोलक में नॉन वायलेंट तुल्य को डाला जाता है, यानी किसी दूसरे पदार्थ को उस विलयन में डाला जाता है, तो घोल का हिमांक घट जाता है। यानी जो घोल का हिमांक होता है, हिमांक और कंथनांक भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंथनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, यानी कि वेपराइज होने लगता है, वाष्प बनने लगता है, तो उस ताप को किसी विलयन का कंथनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमने लगता है, उसको हिमांक कहते हैं। यानी कि हिम का मतलब बर्फ़ ही होता है, हिम का मतलब बर्फ़ ही होता है। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। चलो समझ गए। हिमांक का अवनमन को परिभाषित करें। जब किसी घोलक में नॉन वायलेंट तुल्य को डाला जाता है तो घोल का हिमांक घट जाता है, यानी कि वह जमने की जो प्रवृत्ति होता है वह घट जाता है। जैसे पानी को जो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करिएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन अगर पानी में कोई अशुद्ध पदार्थ मिला दीजिएगा तो उसका हिमांक घट जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो बर्फ़ नहीं बन पाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। इसको परिभाषित करना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए। हिम का मतलब ही होता है बर्फ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज्य को परिभाषित करें। यहाँ भी 17, 13, 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। मूल प्रभाज्य को परिभाषित करें। यह जितना भी क्वेश्चन है लगभग आप लोग के विलयन चैप्टर से लिया गया, जिसमें मूल प्रभाज्य, मूलरता, मूललता इत्यादि के बारे में उसमें पढ़ना है। और इस चैप्टर से एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। मूल प्रभाज्य को परिभाषित करें तो तुल्य जो घुल्य होता है, घुल्य के ग्राम अणु मूलों की संख्या तथा घोल में उपस्थित घुल्य तथा घोलक के ग्राम अणु के अनुपात को क्या कहते हैं, घुल का मूल प्रभाज्य कहा जाता है। यानी कोई भी जो विलयन है उसमें जो घुला हुआ अणु है और जो उपस्थित घोल के ग्राम अणु हैं, उन दोनों के अनुपात को क्या कहता है, मूल प्रभाज्य कहा जाता है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। जैसे 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 2:3। यानी बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात कहिए, या इसको इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग को लिखे। तो हेनरी ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसका पहला नियम था मृदु यह होगा, यानी कि पीने वाला पदार्थ। उसने बताया था जो पेय पदार्थ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दबाव पर घुला दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो स्प्राइट का बोतल होता है उसमें पूरा स्प्राइट भरा रहता है लेकिन 1 इंची तक खाली रहता है। वह खाली रहता है, उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है ताकि वह खराब ना हो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है वह उच्च दबाव पर घुला दिए जाते हैं और बोतल के सील को बंद कर दिया जाता है और इसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशीलता जो होता है क्या होता है, बढ़ जाती है। यही नियम दिया था हेनरी ने। इसका हेनरी का प्रथम नियम है। दूसरा नियम में इसने बताया था कि गहरे समुद्र में गोताखोर का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे जो समुद्र में
गैस सिलेंडर लेकर पानी में जो जाता है वो रिसर्च करता है, उसी को गोताखोर कहा जाता है। वह समुद्र में मछली की तरह पूरा उसका देह ढाका हुआ रहता है और एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उसको पीठ पर बांधा हुआ रहता है और ऑक्सीजन सिलेंडर उसका मुंह में लगा हुआ रहता है, तो उसी को गोताखोर कहा जाता है। वह समुद्र में रिसर्च करने के लिए पानी में जाता है। तो गहरे समुद्र में गोताखोर के इस्तेमाल करने वाले यंत्र ऑक्सीजन गैस, उसमें ऑक्सीजन गैस का आणविक दबाव को बढ़ाने, ऑक्सीजन गैस को हीलियम के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे अधिकांश दबाव पर गोताखोर तक पहुंच सके और उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो सके। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोताखोर जाता है उसके सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण भरा जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को भर दिया जाता है मिश्रित करके, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भारी होता है। हम लोग केवल ऑक्सीजन श्वसन के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जब लेते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन भी होता है। आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, अतः हम लोग केवल ऑक्सीजन श्वसन के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, उल्टा प्रासरण क्या है, यानी कि उल्टा प्रासरण क्या है। यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव प्रयुक्त करे तो अर्धपरागम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव उल्टा होने लगता है। यहाँ लिख लीजिएगा, उल्टा होने लगता है, इसको उल्टा प्रासरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यह विलयन है, इस पात्र में विलयन है, इसको अर्धपरागम्य झिल्ली से करेंगे तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर वाला विलयन जो होता है इसमें आने लगता है, इसमें उल्टा क्रम होने लगता है, इसको कहते हैं उल्टा प्रासरण। 9 नंबर क्वेश्चन है, दाब का प्रभाव को परिभाषित करें, यानी कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर उसी के प्रभाव को यानी इफेक्ट को परिभाषित करना है। तो प्रायः ठोस की घुलनशीलता दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस पदार्थ उष्मीय होता है। प्रायः ठोस की घुलनशीलता मतलब किसी ठोस पदार्थ को घुलाना है तो उस पर दाब डालिएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह घुलवे करेगा। जैसे मान लीजिए यह एक प्लास्टिक है, इसको गरम कर रहे हैं, इसको गरम करते ही वक्त इसको किसी पदार्थ दाब दीजिए तो दाबने पर भी इसका क्या होगा, घुलनशीलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को कहते हैं दाब का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, मूल लता को परिभाषित करें। तो हम लोग जब मूल लता और मूलार्ता में फर्स्ट क्वेश्चन में अंतर देखे थे, उसमें भी बता दिए थे, तो उसके डिफिनीशन को ही लिख देना है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम को ही 1 किलोग्राम बोला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं 500 ग्राम आलू, तो आधा किलो देता है, और 1000 कर दीजिएगा तो वह 1 केजी हो जाएगा। तो वहीं यहाँ लिखा गया है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। घुल्ले में मोलों की संख्या मूलार्ता में उसकी शक्ति कहलाती है। मूलार्ता को एम से सूचित करते हैं। मूलार्ता का यूनिट यानी कि जो यूनिट होता है वह मोल प्रति केजी होता है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूललता का क्या यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति केजी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मूलार्ता को परिभाषित करें। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर घोल में जो घुल के ग्राम अणु मोलों की संख्या को मूलार्ता कहते हैं, और यह उसकी शक्ति कहलाती है। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, प्रासरण दाब और विसरण दाब में अंतर स्पर्श करना है, यानी कि प्रासरण दाब और विसरण दाब क्या है। तो फर्स्ट अंतर में इसका दोनों का डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इसका अंतर, यह प्रतिक्रिया अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा होता है। जो प्रासरण की प्रक्रिया होता है अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा होता है। अर्धपरागम्य झिल्ली के बारे में भी हम बता दिए हैं कि वैसे झिल्ली जिसे किसी बिलियन को अगर पार कराया जाए तो आधा बिलियन पार होगा, आधा नहीं होगा, उसको कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। तो प्रासरण की जो क्रिया होती है अर्धपरागम्य झिल्ली से होती है। दूसरा है विसरण, यह प्रक्रिया के लिए अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण के लिए अर्धपरागम्य झिल्ली का आवश्यकता नहीं होती है। विसरण द्वारा ही जब हम किसी सेंट उंट को छिड़कते हैं या गर्म खाना
ताज़ा जो होता है उसके जो सुगंध होता है वो हमारे नाकों तक चला आता है, यानी कि ये फैलने का गुण है। इसका दूसरा अंतर लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में विलायक के अणु की गति केवल एक ही दिशा में होती है, यानी कि जो विलायक होता है उसकी अणु की गति एक ही दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन में होता है, लंबवत इसका होता है। दूसरा है, इसमें विलयन या विलायक दोनों अणु गति करते हैं, विलयन और विलायक के दोनों अणु गति करते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है, यानी विलयन इस तरफ करेगा तो विलायक के अणु इस तरफ गति करेगा। अगला अंतर है, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। जिस तरह कम सांद्रता होगा उस तरह अधिक सांद्रता वाला क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई खेत है और इसमें पानी इस तरफ डाल रहे हैं इस तरह, तो जिधर मतलब इधर समतल है और इधर मान लीजिए गड्ढा है तो इधर से इधर क्या होगा, जाने लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले के ओर जाने लगता है, यानी कि इसमें उल्टा प्रक्रम होने लगता है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें अणु विलयन एवं विलायक उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने लगता है, यानी कि इसमें सेम डायरेक्शन होता है, जिस तरह होना चाहिए वही होता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2022 एग्जाम के लिए। तो इस चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जाती हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का VVI का 200 का लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा था, उसका आज दूसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का बता चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न है कि परासरण दाब को परिभाषित करें। तो वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, चीनी पानी के कोई विलयन है, इस पात्र में रखा हुआ है, तो इसे ऐसे एक वस्त्र से छानने पर कुछ भाग बाहर निकल जाता है और कुछ भाग नहीं निकलता है, उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो मान लीजिए बाहर से कोई ऐसा बल लगा रहे हैं जिससे जो बाहर निकल रहा है विलयन वह ना निकले, तो उसी को कहा जाता है कि परासरण दाब, जो बाहर से दाब लगाया जाता है। तो वे दाब जो किसी विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल वह ऐसा सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और वह पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। यानी प्राथमिक सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। तो जो प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीय सेल होता है, तो प्राथमिक सेल को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। जैसे आप लोग नीपो बैटरी देखे होंगे जो लाइट में लगाया जाता है, उससे वह एक सेल है, यानी बैटरी क्या है, सेल है। बैटरी को ही केमिस्ट्री की भाषा में सेल कहा जाता है। तो इसको एक बार यूज करके क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। और द्वितीय सेल होता है कि उसको बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी जो आता है जिसे बार बार चार्ज करके आदमी यूज कर सकता है, जैसे मोबाइल का बैटरी है, यह भी जब ख़त्म हो जाता है तो उसको आदमी फिर चार्ज कर लेता है। या किसी लाइट में भी आजकल आ गया है ऐसा लाइट का बैटरी द्वितीय सेल का, जिस उड़ा जाने के बाद उसमें का चार्ज फिर उसको चार्ज कर लिया जाता है। तो प्राथमिक सेल होता है वह एक बार यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है, और द्वितीय सेल को बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। तो यही है कि प्राथमिक सेल वह ऐसा सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है।
यानी कि एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको फेंक दिया जाता है, उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल क्या है? निपोबैटरी शुष्क सेल, मरकरी सेल इत्यादि उदाहरण में आप लिख सकते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? तो जब अधिशोषण और अधिशेष के बीच का आकर्षण बल वायुमंडलीय बल द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि जो वायुमंडलीय फोर्स होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कमरे के ताप पर H2O यानी कि जल तरल है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? तो जो द्रव होता है यानी H2O क्या है? पानी है, तो वह हमेशा क्या रहेगा? द्रव ही रहेगा। तो H2O में H सिंगल बॉन्ड, ये जो एक पाई है उसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है, अगर 2 पाई रहेगा तो डबल बॉन्ड और 3 पाई रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। तो H और O के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो H2O में H सिंगल बॉन्ड O आबंध प्रबल है, प्रबल मतलब शक्तिशाली, जबकि H2S में H सिंगल बॉन्ड S आबंध दुर्बल है, दुर्बल मतलब कमज़ोर है, क्योंकि S का आकार जो होता है ना वो O से बड़ा होता है, इसलिए H2O तरल है जबकि H2S गैस है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। देखते हैं 5 नंबर, टिंडर प्रभाव क्या है? टिंडर प्रभाव क्या है? तो जब किसी कोलाइडी विलयन से, मान लीजिए कि यहाँ एक द्रव है, चीनी पानी का शरबत है मान लीजिए, जब इसमें लाइट बढ़िएगा ना तो इसमें छोटा छोटा जो कण होता है वह इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गमन करते हुए नज़र आएगा, उसी को क्या कहा जाता है? टिंडर प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और उसका मार्ग जो है वह भी दिखाई देने लगता है, इसे टिंडर प्रभाव कहते हैं। जैसे कि एक आप अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे, किधर से आप छोटा छिद्र से अगर जो रोशनी है वह आएगा तो उसके मार्ग में, उसका मार्ग क्या होता है? दिखाई देने लगता है, और उसके मार्ग में जो धुरकन है वह चमकने लगता है, उसे क्या कहते हैं? टिंडर प्रभाव कहते हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो किसी चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहा जाता है। जैसे A/B बाटा में जो रहता है उसी को अनुपात भी कहा जाता है। बोल रहे किसी चालक, मान लीजिए एक चालक है, इस चालक को यहाँ से काट दीजिएगा, तो काटने के बाद यहाँ जो रहता है ना, जो यहाँ क्षेत्रफल होता है उसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है। तो किसी चालक की लंबाई जो पूरा लंबाई है वो, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, दोनों को जो बाटा में लिख दीजिएगा तो उसे अनुपात कहा जाता है, और इसी को सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो किसी चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है सेल स्थिरांक बराबर 1/A। ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र के क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। यानी जो भी शरीर में हमारे एंजाइम होता है वो हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो वहीं एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जैव मतलब क्या? जीवित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय लिगेंड से आप क्या समझते हैं? तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से 2 स्थानों से जुड़े
जुड़ सकता है, इसे द्विंतुर लिगेंड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यह मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और कोई ये प्रोडक्ट है, दोनों क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यही है, आयन द्वारा जुड़ा होता है दो या दो से अधिक स्थानों से। तो लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से दो स्थानों से जुड़ सकता है, उसे द्विंतुर लिगेंड कहा जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत छोटे क्वेश्चन है और इसका संभावना है कि छोटे क्वेश्चन पूछें। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। तो 1 लीटर सांद्र वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, चीनी पानी का एक विलयन ले लीजिए, यह कितना है, 1 लीटर है विलयन में। उस नीचे से मान लीजिए आग जला दिए हैं, जो गर्मी अथवा ठंडे होता है उसको केल्विन में मापा जाता है। जिस तरह मान लीजिए चावल को केजी में मापा जाता है, उसी प्रकार ताप को केल्विन में मापा जाता है। तो इसको 298 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करिएगा तो इसमें इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न कुछ विभव होगा, उसी को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे दिए हैं कि उत्प्रेरक क्या है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन किए बिना ही प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जल बनेगा, H2O बनेगा। इसमें कोई ऐसा एक और तत्व डाल दिया जाए जिसके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कार्बन हम डाल दिए हैं इसमें, तो इस कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह अस्थायी रहेगा, लेकिन रिएक्शन का जो दर होगा, यानी जल्दी जल्दी जल बनने लगेगा, बहुत जल्दी, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्याज गला रहे हैं, एकदम आम भाषा में समझिए, आप कढ़ाई में प्याज को गला रहे हैं तो जल्दी जल्दी नहीं गलता है, लेकिन जब आप इसमें नमक डाल दीजिएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी गलने लगता है। तो यहाँ कुछ नमक कुछ करता नहीं है, लेकिन यह जो रिएक्शन है, यानी प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, यानी प्याज को बहुत जल्दी गला देगा। उसी तरह जब किसी भी तत्व को रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्व को डाला जाता है जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन उसकी वजह से करने लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है, यानी अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन किए ही बिना प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। तो HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, यानी इसका अम्लीयता अधिक होता है, क्योंकि HI के अबंध लंबाई HF के अबंध लंबाई से अधिक होता है। अतः HI जो है HF से शक्तिशाली होता है। ये कुछ नहीं है, यह ज़्यादा अम्लीय होता है और यह कम अम्लीय होता है इसके तुलना में, इसलिए HI क्या होता है, शक्तिशाली होता है, यह जो होता है कमज़ोर होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर दिया है। 12 नंबर दिया है कि फ्रेंकल दोष क्या है। तो इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकशीय स्थान में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे कि यहाँ बनाया गया है, तो इसका ये सब कण होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो इसका एक जो होता है ना, जब मान लीजिए कि ये एक कण है तो इसके अंदर चला जाता है, जैसे कि यहाँ चला गया है, रेड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अंतरकोशीय स्थान में चला जाता है, तो यहाँ बिंदु हो जाता है, यानी खाली स्थान रह जाता है। तो बोल रहे हैं इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे कि ए रेड वाला देखिए, ए रेड वाला अंदर चला गया है, तो यहाँ बिंदु खाली हो जाएगा, इसी को कहा जाता है फ्रेंकल दोष कहा जाता है। आगे दिया है उपसंयोजक संख्या क्या है। तो किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या
उपसंयोजक संख्या कहलाती हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। किसी भी यौगिक हैं तो उसमें कुल लिगेंडों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बहुलीकरण कुछ नहीं है, छोटे छोटे अणु को एक जगह जब आप गुट करिएगा ना तो बहुत बड़ा अणु बन जाएगा, उसी को कहा जाता है बहुलीकरण। जब कोई समान तथा असमान अणुओं को आपस में जोड़कर एक अणु का निर्माण करता है, बहुलीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए, एकदम आम भाषा में समझिए कि छोटा छोटा क्या होता है, बहुत छोट कण होता है आटा का, और जब आप रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं, उसको सान कर एक बहुत बड़ा ढेला बना देते हैं। तो छोटा छोटा जो कण होता है इसको पानी में डालकर आप लोग सान कर बहुत बड़ा एक ढेला बना देते हैं। सेम बहुलीकरण भी वही है, छोटे छोटे अणु का कण होता है उसको एक जगह गुट करके बहुत बड़ा अणु बना दीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। जैसे जब कोई समान तथा असमान अणु को आपस में जोड़कर एक अणु का निर्माण करता है तो बहुलीकरण कहलाता है। बहुत ईजी है, आम भाषा में आप लोग समझ गए हैं। आगे दिया है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो देखिए, खनिज को भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और अयस्क को भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। जैसे कि कोयला वोयला सब ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, पेट्रोल उट्रोल बालू रेत से निकाला जाता है। तो खनिज वैसा पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च में होता है, खनिज कहलाता है। यानी कि दोनों को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, लेकिन खनिज को निकाला जाता है ना तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धि होता है, तो इसे धातु प्राप्त करने में अधिक खर्च लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च लगता है इसको धातु प्राप्त करने में। लेकिन जो अयस्क होता है वह भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, लेकिन कम खर्च में क्या कर लिया जाता है, धातु प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 50-50 केजी के 2 चावल का बोरा है, इसमें कंकर मान लीजिए 50 किलो में 20 किलो कंकरे हैं, तो इसको साफ़ करने में अधिक खर्च लगेगा, बहुत 2-4 आदमी को लगाना पड़ेगा तब ना इसको साफ़ करेगा। इसमें 20 केजी कंकर हैं छोट छोट, और मान लीजिए अभी 50 केजी चावल है, इसमें 5 केजी कंकर हैं, तो जो झरने से साफ़ करिएगा तो इसमें से जल्दी निकल जाएगा कंकर और यहाँ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें 20 केजी कंकर है तो इसमें अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरह खनिज जो होता है इसमें बहुत अधिक मेहनत करके धातु बनाया जाता है और अयस्क से कम मात्रा में धातु बनाया जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होते हैं और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च में होता है, खनिज कहलाता है। वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और कम मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में होता है, अयस्क कहलाता है। आगे है बराउनी गति क्या है। यहाँ पहले वीडियो में भी हम बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई यहाँ विलयन है, मान लीजिए दूधे हैं, आप एक कांच के गिलास में यानी शीशा के गिलास में ले लीजिए और इसमें लाइट बारिएगा ना तो इसका जो छोटा छोटा कण होता है और टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए नज़र आता है। इसी को क्या कहा जाता है, टिंडर पर बराउनी गति कहा जाता है। जब किसी कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे बराउनी गति कहा जाता है। आगे इसमें नंबर नहीं डाले हैं क्या, ये कितना नंबर, 16 नंबर, ये 17 नंबर है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। दिया है विद्युत अपघटनी चालक क्या है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसा होता है ना, जब वह ठोस अवस्था में होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जब वह गलित अवस्था में हो जाएगा यानी द्रव अवस्था में हो जाएगा तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि यहाँ 100 केजी की एक नमक का ढेला है जो एकदम ठोस है यानी कि बजर है, तो इसमें अगर आप धारा प्रवाहित करिएगा ना, इसमें मान लीजिए ले जाके तार जो है बिजली का वह इसमें सटा दीजिएगा तो चारों तरफ इसमें करंट नहीं फैलेगा, क्योंकि यह ठोस अवस्था में कुचालक होता है। लेकिन इसी को जब आप पानी में गला दीजिएगा, जब गल जाएगा ना
तो इसमें बिजली का तार डालिएगा तो यहाँ पूरे तरफ एकदम लाइट मतलब करंट फैल जाएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब वह गल जाएगा ना तब विद्युत का सुचालक हो जाएगा। उसी को कहा जाता है विद्युत अपघटनी चालक। तो वैसा एग्जाम्पल क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। लवण क्या है, नमक को ही लवण कहा जाता है। अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा लगता है। क्षार क्या है, जो कड़वा लगता है, जैसे नीम का पत्ता उता आप चबाए होंगे तो क्या होता है, कड़वा होता है, वह क्षार है। लवण क्या है, नमक ही लवण है। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसको लवण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत अपघटनी चालक क्या है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा व गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। आगे देखते हैं, 17 नंबर था, यहाँ 18 नंबर, इसमें थोड़ा नंबर डालना भूल गए हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम फैराडे के प्रथम नियम को बता दिए हैं। तो इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जैसे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या है। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा M1 है तथा M2 है और उसके तुल्यांकी भार E1 तथा E2 हैं। तो इसको इस परिभाषा से यहाँ लिख सकते हैं, M1/M2 ये बटा है, M1/M2 बराबर क्या हो जाएगा, E1/E2। यहाँ फैराडे के द्वितीय नियम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको एकदम मतलब अपने कापी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम नहीं इसमें लिखे हैं कि कितना बार पूछा गया है, क्योंकि एक वीडियो में हम बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए, तो आज इसमें लगभग 18 क्वेश्चन करवाए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए हैं। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या क्वेश्चन कैसा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटेलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री देखेंगे। जो VVI का 200 का सीरीज है केमिस्ट्री का, उसको लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो में फिजिक्स का जो VVI क्वेश्चन है उसको लगभग 50 क्वेश्चन कराए हैं, और इसलिए बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट करिए। तो आज हम केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें भी 200 लघुत्तरीय प्रश्न और लगभग 100 दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। तो चलिए, इसमें का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि बिंदु दोष क्या है। तो कोई भी जो भी क्रिस्टल होता है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ होता है, वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो जो एक कण होता है वह कभी कभी, मान लीजिए एक कण है, यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ चला गया तो यहाँ खाली स्थान हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है बिंदु दोष। यानी किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन, यानी कि जो इसमें छोटा छोटा कण होता है वह अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, तो एक दोष उत्पन्न होता है जिसे बिंदु दोष कहा जाता है। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मोल अंश क्या है। तो मोल अंश किसी बिलियन में, अब आप लोग समझिए कि बिलियन क्या है। तो बिलियन जैसे कि शरबत ले लीजिए, वो भी एक बिलियन है। तो मोल अंश किसी बिलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के में व्यक्त किया जाता है। यानी अनुपात में जो भी बिलियन होता है उसको व्यक्त किया जाता है, उसके मोलों की कुल संख्या को अनुपात में जो व्यक्त किया जाता है उसी को मोल अंश कहा जाता है।
देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन के उसने 2 नियम दिए थे, तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम नियम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 11 में, 16 में, 19 में, 20 में, जितना भी हम इस सीरीज में करा रहे हैं वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लॉकडाउन के वजह से बहुत छोटी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम शॉर्ट ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है उसमें जो धारा प्रवाहित होता है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहा जाता है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? समीकरण से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी CO2 बनेगा। या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से भी क्रिया कराएंगे तो जल बनेगा। तो इसको जो इस समीकरण यानी जिस सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि इसको जो दर्शाया गया है इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों के योग को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये पदार्थ है AB है, ऐसे कोई AB बना तो इसमें मान लीजिए 2 है और इस पर भी 2 है, इसको घात कहा जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसके जो घात होता है यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण अभिकारकों के घात। अभिकारक अब क्या होता है? आप लोग 9th 8th में पढ़े होंगे कि जो भाग लेता है किसी अभिक्रिया में, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो CO2 बन रहा है, तो जो ये भाग ले रहा है इसको अभिकारक कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है नया प्रोडक्ट उसको प्रतिफल कहा जाता है। तो इसको अभिकारक कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण में अभिकारकों के घात, जो भाग लेता है अभिकारकों के घातों के योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उस पर जो घात होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। परासरण दाब को परिभाषित करें। तो ये बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगने वाला परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई विलयन है, यहाँ एक मान लीजिए पात्र है, इसमें विलयन है, मान लीजिए शरबत है, तो जो अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली का मतलब होता है कि इसमें से कुछ मात्रा जो बहुत पतला होता है वह निकल जाता है, उसे अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। तो मान लीजिए बाहर से कोई ऐसा दाब लग रहा है जो इसको रोक दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शरबत है, शरबत को आप एक लोटा में रख लीजिए और कोई ऐसा कपड़ा से छानिए जिससे आधा बाहर जाए आधा न जाए, वो अर्धपरागम्य झिल्ली हो गया। और वह जो परासरण दाब से रोक लेता है उसी को क्या कहते हैं? यानी कि जो बहने से रोक लेता है उसको कहते हैं परासरण दाब कहा जाता है। तो वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे आप लोग प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक पदार्थ के प्रवाह में जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम मतलब उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी के कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ हम एक ही बार लिखे हैं लेकिन यह बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यह भी 14-16 में पूछा गया है, और बार भी पूछा गया है लेकिन 1-2 बार हम लिखे हैं, थोड़ा अभी टाइपिंग का प्रॉब्लम है हमारे पास। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करिए।
तो 1 लीटर सांद्रण वाले बिलियन में 298 केल्विन जो के है उसको केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यानी मान लीजिए 1 लीटर कोई चीनी पानी का शरबत है, 1 लीटर शांत शरबत वाले बिलियन को नीचे से मान लीजिए इस पर रख दिए हैं और नीचे से आग जला दिए हैं और 298 केल्विन टेम्परेचर एक मेजरमेंट किया जाता है। जिस तरह आलू को केजी में मापा जाता है उसीलिए गर्मी को केल्विन में मापा जाता है, यानी ताप जो होता है। इसमें मान लीजिए आग जला दिए हैं 298 केल्विन ताप पर, जो उसके इलेक्ट्रोड पर कुछ जामा होगा जो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यही बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाता है। तो आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल जिसमें दिया रहता है हाइड्रोजन कार्बन इस तरह जितना तत्व है वो दिया रहता है एक ग्रुप में सजाकर, उसी को कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहे हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रोड प्रकाश से किरणों को अवशोषित कर लेता है। यानी जो भी संक्रमण तत्व होता है ना, प्रकाश के जो किरण होता है उसको अवशोषित कर लेता है, अर्थात डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाता है। यानी कि SP इस तरह डिनोट किया जाता है। जो इसको निकाला जाता है तत्व को जब निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस तरह उसको डिनोट किया जाता है। तो जो भी मतलब संक्रमण तत्व होता है डी कक्षा में तो प्रकाश से किरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए रंगीन यौगिक बनाता है। आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो या इसको लिख कर 10-12 दिन पर देखते रहिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। एग्जाम में आप अच्छा खासा से लिख सकते हैं। आगे दिया है कि बराउनी गति क्या है। तो जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में गमन करता है, इसे बराउनी गति कहा जाता है। शायद आप लोग नहीं समझे होंगे। मान लीजिए एक बिलियन है, पानी और चीनी का मान लीजिए एक बिलियन है। जब इसमें आप लाइट बारिएगा ना, इसमें लाइट बारिएगा तो इसमें छोटा छोटा कण दिखाई देगा जो इधर उधर गमन करता हुआ नजर आएगा। आप लोग अपने से भी देख सकते हैं। या दूध है, दूध भी कोलाइडी है। दूध मान लीजिए किसी शीशा का गिलास में रख दीजिए, उसमें प्रकाश मारिएगा ना इस गिलास में तो उसमें छोटा छोटा कण होगा जो इधर उधर गमन करते हुए क्या आएगा, टेढ़ी मेढ़ी गमन करते हुए नजर आएगा। उसी को बराउनी गति कहा जाता है। आप अपने से मान लीजिए बालू का पानी का कोई गाढ़ा है, उसमें भी प्रकाश मारिएगा लाइट तो उसमें छोटा छोटा कण होगा जो इधर उधर गति करते हुए नजर आएगा। उसी को क्या कहा जाता है, बराउनी गति कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो बोल रहे हैं अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो अभिकारक होता है, मान लीजिए कि H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि जल बन जाएगा। तो इसको अभिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो बांधता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। तो अभिकारक के मध्यवर्ती भाग में आवश्यक ऊर्जा, यानी इसको बनने में जो ऊर्जा खर्च होगा, मान लीजिए आप कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसको जलाने में कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगा। ऊर्जा क्या है, गर्मी अथवा ठंडी है। तो मान लीजिए आग जलाइएगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगा। तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होगा उसी क्या कहते हैं, ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। यही पूछ रहा है सक्रिय ऊर्जा क्या है। बहुत ईजी यह क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन इसमें हम किए हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हम किए हैं। ये 10 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग किसी तरह इसको याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा तो आराम से याद रह जाएगा। चलिए, अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को यह क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।